गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्यों बोलते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। एटीपी के बारे में पढ़ा था। आई होप पिछले क्लास का सब कुछ क्लियर होगा। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, जो हमारा नया सेल ऑर्गेनेल्स है प्लास्टिड्स। अब हम जानते हैं प्लास्टिड्स किसे कहते हैं। प्लास्टिड्स जो होता है ये भी हमारा सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ये भी हमारे सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स कैसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्लास्टिड्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो हमारे प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में जो एक मेजर डिफरेंस आता है वो ये भी आता है कि प्लास्टिड्स जो होते हैं हमारे, वो केवल आपको प्लांट सेल्स में मिलते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं मिलते हैं। ये हमारा हुआ एक सेल का डायग्राम, यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम समझिए। ये हमारा हुआ न्यूक्लियस, ये हमारा हुआ साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में रहता है हमारा प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट रहता है हमारा। इसी साइटोप्लाज्म में हमारा रहता है प्लास्टिड्स का एक टाइप, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या फिर प्लास्टिड्स भी आप बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई प्लास्टिड्स की डेफिनेशन पूछे कि प्लास्टिड्स किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि ये भी एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर हुए आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज हुए, उसी तरह से प्लास्टिड्स भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स हुआ, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलते हैं, और ये जनरली लार्जर साइज के होते हैं। आपको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ये इजीली विजिबल रहते हैं आपको। दूसरा हुआ इसका लोकेशन कहाँ है। ये प्लास्टिड्स जो है हमारा सेल के साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड्स हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के हुए आपको। पहला हुआ क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हुआ क्रोमोप्लास्ट, तीसरा हुआ ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा हुआ हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट हम प्लास्टिड्स को 3 ग्रुप में बांटते हैं, मतलब कि कैसा कलर है प्लास्टिड्स का, उस आधार पे पिगमेंट्स किसको कहते हैं। वैसे कंपाउंड जो कलर्स देते हैं उनको हम पिगमेंट्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट हम लोग प्लास्टिड्स को 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं आपको। पहला हुआ क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हुआ क्रोमोप्लास्ट, तीसरा हुआ ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नेम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि वैसे क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन कलर्स देते हो उनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग कि प्लांट बॉडीज में या प्लांट सेल्स में जो भी पार्ट्स हमें ग्रीन दिखता है वो किसके वजह से दिखता है, हमें क्लोरोप्लास्ट के वजह से। तो कैसे पिगमेंट है, ये आपको ग्रीन कलर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसा पिगमेंट है जो हमें ग्रीन कलर देते हैं। किसके वजह से ग्रीन कलर देते हैं, इसमें एक कंपाउंड होता है आपको क्लोरोफिल, इसके वजह से ग्रीन कलर्स हमें ये देते हैं क्लोरोप्लास्ट। यही क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर्स के लिए। दूसरा हुआ हमारा क्रोमोप्लास्ट। नेम से ही आपको क्लियर है कि जब क्लोरोप्लास्ट में हमने कह दिया कि वैसे क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन कलर देते हो उनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट इज अदर देन ग्रीन कलर। जो भी प्लांट्स में, प्लांट सेल बॉडी में या फिर लीव्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में हम लोग जो भी अलग कलर्स देखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण देखते हैं। जैसे कि हमारा टमाटो हुआ, हमारे आपको शिमला मिर्च आप देखते हैं ना, येलो ग्रीन वाली की बात नहीं कर रहे, उसमें तो आपको क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। लेकिन जो येलो कलर जो शिमला मिर्च का होता है, रेड कलर हुआ आपको
या फिर कुछ सारे प्लांट्स होते हैं ना जो आपको जिनके लीव्स रेड होते हैं, येलो होते हैं, सनफ्लावर भी आपको एग्जाम्पल में हुआ, वो सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। मतलब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, अदर देन ग्रीन कलर जो देता है उसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जनरली क्या होता है, ये येलो ऑरेंज कलर देते हैं, रेड भी देते हैं, रेड कलर के भी होते हैं आपको। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया टमाटो हुआ आपको, ग्रीन येलो वाला शिमला मिर्च हुआ आपको, या फिर टोमेटो कह सकते हैं। सनफ्लावर भी एग्जाम्पल है, फ्लावर में आपको जो येलो कलर दिखता है सूर्यमुखी का, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आपको होता है। अब थर्ड कैटेगरी जो हमारा हुआ वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, अब तो दो कलर्स के बारे में हमने जान लिया कि एक ग्रीन कलर देता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, एक येलो एंड ऑरेंज कलर देता है क्रोमोप्लास्ट। इसलिए जनरली इसमें कौन सा क्रोमोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा कि क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो ग्रीन कलर देते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो इनको येलो एंड ऑरेंज कलर इम्पार्ट्स करता है, इनको येलो और ऑरेंज कलर देता है। वैसे आपको हुए कैरोटीन एंड दूसरा हुआ ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जो होता है ना ये हमें ऑरेंज कलर देता है, और ज़ैंथोफिल जो हुआ ना ये येलो कलर देता है। और अदर देन जो भी कलर्स आप देखते हैं ना, पर्पल, ब्लू, वो सब क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से होते हैं। बट यहाँ पे बेसिकली जो मेजर जो हमारे एनसीईआरटी में जो उदाहरण दिया हुआ है उसमें आपको कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को दिया है। और एग्जामिनेशन पर्पज से हमेशा एनसीईआरटी बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्स में आपको एनसी, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें या फिर +2 के लिए प्रिपेयर करें या फिर 10th के लिए प्रिपेयर करें, बेसिक जो बुक्स होते हैं आपके वो एनसीईआरटी ही होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने एनसीईआरटी को मास्टर कर लिया मतलब आपने सब बुक को मास्टर कर लिया, इसलिए एनसीईआरटी को मास्टर ऑफ मास्टर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आपको, हाँ पहले हम कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल के बारे में जान लेते हैं। कैरोटीन जो है ना आपको ऑरेंज कलर देता है। कैरोटीन वर्ड आपको नहीं लगता है कि कैरोट वर्ड से मिला हुआ लग रहा है? जो कैरेट हम लोग खाते हैं, गाजर, वो गाजर किस कलर का होता है, या तो ऑरेंज नहीं तो रेडिश। आजकल तो रेडिश गाजर भी आने लगे हैं, नहीं तो पहले बेसिकली आपको ऑरेंज ही कलर्स के होते थे। तो कैरोटीन उनमें प्रेजेंट रहता है, और इसी कैरोटीन में विटामिन ए का रेटिनॉल कंपाउंड होता है जो हमारे आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ज़ैंथोफिल फिर क्या हुआ आपको, ये येलो कलर देता है। ज़ैंथोफिल भी हमारा एक टाइप का कैरोटीन ही है, ये पिगमेंट है और ये एक टाइप का कैरोटीन है। अब थर्ड कैटेगरी हमारा आ गया ल्यूकोप्लास्ट, इसको हम लोग कहते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। ये जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट हुआ ना आपको, ये कलरलेस प्लास्टिड्स है, इसमें आपको कलर्स नहीं होते। जब कलर्स नहीं है तो ये क्लियर हो चुका है कि जब कलर ही नहीं है तो पिगमेंट की नीड तो होगी नहीं आपको। ये जनरली ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है आपको, ये कलर इम्पार्ट्स नहीं करता है क्योंकि ये कलरलेस है, इसीलिए ये स्टोरेज इसका काम है। क्या करता है ये, स्टोरेज। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ल्यूकोप्लास्ट के भी टाइप्स को देख लेते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड्स, इसमें कोई पिगमेंट्स नहीं होते हैं क्योंकि ये कलरलेस है, तो इसीलिए ये क्या काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट हुए ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं, आपको 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स हमारा क्या हुआ, अमाइलोप्लास्ट, दूसरा हुआ इलायोप्लास्ट एंड तीसरा हुआ हमारा अल्यूरोप्लास्ट। नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि ये वर्ड अमाइलोप्लास्ट कैसा साउंड कर रहा है, अमाइलेज टाइप का साउंड कर रहा है, मतलब ये क्या स्टोर करेगा, अमाइलेज टाइप का साउंड कर रहा है, तो मतलब ये स्टोर करेगा स्टार्च। एग्जाम्पल हुआ हमारा ग्लूकोज,
सेल्यूलोज, ये सारे चीज। ओके, दूसरा हुआ इलायोप्लास्ट, ये क्या स्टोर करेगा आपको, ये स्टोर करेगा फैट एंड ऑयल्स। तीसरा क्या हुआ, अल्यूरोप्लास्ट, नेम से ही क्लियर है आपको ये क्या चीज है, ये स्टोर करेगा प्रोटीन। अब एक चीज बताइए, हमने बहुत पहले पढ़ा है बैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड हम लोग किसको कहते हैं, वैसे फूड जिसमें स्टार्च भी हो, जिसमें फैट एंड ऑयल्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, और कुछ मिनरल्स एंड वाटर्स न्यूट्रिएंट्स वो भी एडेड रहते हैं। लेकिन बेसिकली कैसे फूड को हम लोग बैलेंस्ड फूड कहते हैं आपको, जो स्टोर करते हैं स्टार्च, दूसरा आपको फैट एंड ऑयल्स, तीसरा प्रोटीन। तो आप देखिए कि हमारे बैलेंस्ड फूड का कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे ल्यूकोप्लास्ट में रहता है, जो कि हमारा एक टाइप है प्लास्टिड्स का। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लास्टिड्स कितने तरह के पहले हुए, बेसिकली थ्री टाइप्स के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो कलर ग्रीन कलर देता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट रखते हैं अपने अंदर। क्रोमोप्लास्ट आपको अदर देन ग्रीन कलर्स, इनके अंदर कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट हुआ कलरलेस, कोई कलर ही नहीं है। तो ये बेसिकली स्टोरेज का काम करेंगे, और उस स्टोरेज के आधार पे ये तीन तरह के हो गए, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड अल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा स्टार्च को, इलायोप्लास्ट स्टोर करेगा फैट एंड ऑयल्स को, अल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन्स को। आई होप प्लास्टिड्स के टाइप्स क्लियर हो गए। अब जो हमारे प्लास्टिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपको ये क्लोरोप्लास्ट। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जब भी पूछे जाएंगे इस क्लोरोप्लास्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। अब चलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को डीपली समझने का प्रयास करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या कहता है। इसीलिए मैंने ये सेल के डायग्राम में डायरेक्टली प्लास्टिड्स लिखने के बाद ब्रैकेट में क्लोरोप्लास्ट डाला है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 100 में 99 टाइम्स क्वेश्चन आपको क्लोरोप्लास्ट से ही रिलेटेड रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीज को ओवरलुक कर देंगे। अगर एग्जामिनर को आपका डेप्थ नॉलेज चेक करना रहेगा तो वो आपसे बाकी जगह से भी क्वेश्चंस दाग सकते हैं। अब आया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है आपको, क्लोरोप्लास्ट जो हमारा होता है ना, जनरली ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब दो मेम्ब्रेन है। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन है। देखिए इसको क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारा इनर मेम्ब्रेन। अब पहले आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन का फंक्शन जान लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर में ये मेम्ब्रेन है, ये क्या काम करेगा, बेसिकली ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आपको आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन लेस परमिएबल रहता है। कहने का मतलब आउटर मेम्ब्रेन तो आपको कोई भी चीज को पास आउट कर देगा कि चलो हम पास कर देते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, वो लेस परमिएबल है। वो देखेगा कि हमको इसको परमिट करना है या फिर रोकना है, इसको आगे जाने दें या नहीं जाने दें। फॉर एग्जाम्पल एक साधारण सा उदाहरण लीजिए, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो गेट पे गार्ड्स रहते हैं, तो गार्ड्स क्या करते हैं, आपको वो चेक करेंगे और वो आपको पास आउट कर देंगे। आप बोलेंगे कि मुझे इतने फ्लैट नंबर में जाना है, इस बिल्डिंग में जाना है, वो आपको अलाउ कर देंगे। तो गार्ड को आप समझ लीजिए आउटर मेम्ब्रेन, ये भी क्या है, देख करके सोच समझ करके ही परमिट करता है, लेकिन उतना जांच पड़ताल आपको नहीं करेगा। फिर आप जैसे ही फ्लैट के पास आए तो फ्लैट का जो ओनर है या फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे आप उनके जान पहचान के हैं तभी आपको वो परमिट करेंगे, अदरवाइज वो आपको गेट से ही वापस कर देंगे। तो इनर मेम्ब्रेन क्या हुआ, कंपैरेटिवली लेस परमिएबल हुआ ना। इनर मेम्ब्रेन आपको ये चीज देखेगा कि हाँ इस मटेरियल को या इस कंपाउंड को या इस चीज को, इस मटेरियल्स को हमको अलाउ करना है, अंदर पास करना है या नहीं करना है। इसीलिए इसको कहा गया है आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन आपको लेस परमिएबल होता है। परमिएबल मीन्स कि वो अलाउ करेगा, अंदर आने देगा या नहीं आने देगा, वो थोड़ा सिलेक्टिवली परमिएबल होगा, सोच समझ करके वो ये काम करेगा। नेक्स्ट आपको हुआ, अब इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को हमें जानना होगा कि
क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या क्या पाया जाता है? देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में चलिए इतना समझते हैं सिंपल में। अगर एनसीईआरटी में आप डायग्राम को देख सकते हैं या फिर अदर रेफरेंस बुक में भी आप देख सकते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का जो सबसे सिंपल डायग्राम है वो हम आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थाइलाकॉइड्स। ये जो पूरा है इसको क्या कहते हैं? ग्राना। ये जो लिक्विड दिख रहा है, मतलब जो कलरलेस लिक्विड है आपको, ये जो व्हाइट बोट्स दिख रहे हैं, जो कलरलेस लिक्विड है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। और इसके अंदर कुछ सर्कुलर डीएनए भी आपको प्रेजेंट रहते हैं। इसी स्ट्रोमा में कुछ सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स हैं, और यहाँ पे कुछ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स है, इनको हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या चीज है। आपको एक एक करके जानना बहुत जरूरी है। और ये जो कनेक्शन दिख रहा है, कनेक्टिंग लिंक दिख रहा है, इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमिले कहते हैं। स्ट्रोमा लैमिले। अब चलिए, अब हुआ हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट। कोई भी क्लोरोप्लास्ट बिना ग्राना और बिना स्ट्रोमा के आपको इनकम्प्लीट है। अब समझते हैं क्या चीज, किसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा और किसको कहते हैं ग्राना। पहले हम लोग देखते हैं ग्राना को। आपको ये जो आपको दिख रहा है ना, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स, कैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे देखिए, ग्राना निकाल करके आपको दिखाते हैं। ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स है, आपको नहीं लग रहा सिक्के पे सिक्का, मतलब कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स हम रखे हुए हैं, और वो क्या कर रहा है, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन। या फिर आप बोरा वाला उदाहरण भी ले सकते हैं, एक बोरे के ऊपर दूसरा बोरा रखे, दूसरा के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वो दबते जाएगा, वो एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर देते जाएगा। या फिर कॉइन्स में भी देखेंगे, कॉइन्स कैसा रहता है, फ्लैट रहता है। तो ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है हमारा, वो आपको ग्राना है। ये जो क्या बोलते हैं, फ्लैट एंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राना। फ्लैट एंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट एंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जितने भी एक पे एक जो रखे हुए हैं पाइल अप करके, जो भी स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो फ्लैट है, ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम ग्राना कहते हैं। और अगर एक ग्राना को हम देखें, या फिर इसी ग्राना, एक ग्राना के ऊपर में जो पाए जाते हैं, उसको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। कहने का मतलब, अगर साधारण भाषा में आपसे कोई पूछे थाइलाकॉइड्स और ग्राना क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि अगर ग्रुप्स में ग्राना पे ग्राना अगर रखते जाए, हम ग्रुप्स में अगर पाइल अप करके रखे तो वो ग्राना हुआ। और अगर एक सिक्का को आपने हटा दिया या सिर्फ एक सिक्का को आपने डिनोट किया, उसी तरह एक ग्राना को आपने डिनोट किया, उसको हम लोग थाइलाकॉइड्स कहेंगे साधारण सी भाषा में। और इसी ग्राना में आपको क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, इसी ग्राना में आपको क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि थाइलाकॉइड्स में आपको क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब इस ग्राना का अगर इम्पोर्टेंस आपसे पूछ ले, या थाइलाकॉइड्स का इम्पोर्टेंस आपसे पूछ ले, तो आप कहिएगा ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है। दूसरा हुआ आपको, आई होप ग्राना आप समझ गए, ग्राना किसको कहते हैं, थाइलाकॉइड्स क्या होता है आप समझ चुके हैं। अब दूसरा है हमारा स्ट्रोमा। पहले ही मैंने ये चीज आपको बताया कि जो हमारा स्ट्रोमा है वो कलरलेस मटेरियल है और होमोजीनियस है। पिछले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो मैट्रिक्स जब पढ़ाई थी मैंने, तो आपको बताया था कि जो होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। तो होमोजीनियस मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व्ड है, बिल्कुल एक टाइप का है, आप कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो जो हमारा स्ट्रोमा है वो आपको कलरलेस है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। हमारा स्ट्रोमा कैसा है,
कलरलेस, jelly like structure, jelly like and homogeneous structure, homogeneous in nature. अब इस स्ट्रोमा का क्या काम है? ग्रेना का तो काम मैंने आपको बता दिया कि इसके थाइलाकोइड्स में हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कराते हैं. अब देखिए इसी स्ट्रोमा में जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है ना, ये पूरा का पूरा इनर मेम्ब्रेन स्ट्रोमा कंप्राइज करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस दिख रहा है, जो खाली स्पेस दिख रहा है, उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं. ये स्ट्रोमा के अंदर हमारा सर्कुलर डीएनए होता है, इसी के अंदर हमारा राइबोसोम्स होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और इसी के अंदर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. आगे हम आपको बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं और फोटोसिंथेसिस क्यों नेसेसरी है. अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि यही स्ट्रोमा हमारा जो है फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स को कैरी करता है, और ये जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत ही क्रूशियल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर ये फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स नहीं रहे तो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो ग्रीन प्लांट्स फूड बना नहीं पाएंगे, और जब वो फूड बनाएंगे नहीं तो फूड हमारे पास पहुंचेगा नहीं, और फूड हमारे पास पहुंचेगा नहीं तो हम और आप सरवाइव कर नहीं सकते, क्योंकि क्या खाइएगा, क्या पीजिएगा. तो जो कुछ भी प्लांट्स, जितने भी कंफर्टेबल आइटम्स हमें मिलता है, चाहे वो फूड आइटम्स हो, पीने का पानी हो या कुछ भी हो, वो हमारे प्लांट से ही हमें मिलता है. आई होप स्ट्रोमा का इंपॉर्टेंस आप समझ गए. और डीएनए तो आप जान ही रहे हैं कि एक इंडिविजुअल का सर्वाइवल या एक इंडिविजुअल को डिसाइड उसका जीन करता है, दैट इज डीएनए करता है. आपको आई होप इतना चीज क्लियर हुआ. राइबोसोम्स मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि राइबोसोम्स का इंपॉर्टेंट रोल है आपको प्रोटीन सिंथेसिस में. अब देख लीजिए एक बार क्लोरोप्लास्ट का मोटा मोटी जो स्ट्रक्चर है, फिर से हम रिवीजन करते हैं. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली लेस परमिएबल होगा आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में. इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं. जो स्टैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग ग्रेना कहते हैं. इसी ग्रेना को अगर आप तोड़ करके देखें तो एक जो ग्रेना आपको दिखेगा, इसी ग्रेना में थाइलाकोइड्स रहते हैं, या फिर सिंपली आप बोलिए तो एक ग्रेना को आप थाइलाकोइड्स बोल सकते हैं. इसी थाइलाकोइड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है जो आपको फोटोसिंथेसिस करते हैं. स्ट्रोमा क्या करता है? इस स्ट्रोमा में आपको सर्कुलर डीएनए रहते हैं जो एक इंडिविजुअल को डिसाइड करता है, ये जीन्स कैरी करता है आपको, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है. यही फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स कैरी करता है स्ट्रोमा, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. तीसरा आपको है राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराता है. अब एक बच गया स्ट्रोमा लैमिले. स्ट्रोमा लैमिले का मतलब क्या हुआ? दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिंग लिंक है उसको हम लोग स्ट्रोमा लैमिले बोलते हैं. दो डिफरेंट ग्रेना को, आप देखिए ये एक अलग ग्रेना है और ये एक अलग ग्रेना है, इस दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है ना उसको हम लोग स्ट्रोमा लैमिले कहते हैं. स्ट्रोमा लैमिले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है ना ये कनेक्टिंग लिंक, इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रोमा लैमिले कहते हैं. आई होप क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया आप लोगों को. मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी क्लोरोप्लास्ट से बनेंगे, इसके डायग्राम से बनेंगे. ग्रेना का क्या फंक्शन है, स्ट्रोमा का क्या फंक्शन है, थाइलाकोइड्स किसे कहते हैं, राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए. मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको बनेंगे यही बनेगा कि ग्रेना से आप क्या समझते हैं और स्ट्रोमा से क्या समझते हैं. क्लोरोप्लास्ट कैसा मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. अब हम लोग समझते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस पे हम लोग जाएंगे. अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस को देखेंगे. जब किसी चीज का बाहरी रूपरेखा हम देख लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली हम उसके फंक्शंस, वो अंदर से कैसा है या वो अंदर से क्या काम करता है उसको जानने का प्रयास करते हैं. जब हम किसी चीज से बाहर से प्रभावित होते हैं कि अरे यार ये बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, बाहर से तो ये ऐसा है, तो उस चीज को हम अंदर से जानने का प्रयास करते हैं.
तो उसी तरह से हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देख लिया, उसके मॉर्फोलॉजी को देख लिया। अब जो है हम लोग उसके फंक्शंस को देखते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है, ये काम कैसा करता है। ये दिखने में तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर कंपोनेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये फंक्शंस, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या ये प्ले कर रहा है, उस चीज को हम देखते हैं। तो अब आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है आपको ये फोटोसिंथेसिस कराता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपको, ग्रीन प्लांट्स ना जब अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं आपको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में, जब ग्रीन प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, जो फूड को हम फिर वो हमारे पास ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम लोग खाते पीते हैं और सरवाइव करते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिना सनलाइट के ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको होगा नहीं, और बिना फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स के ये प्रोसेस आपको होगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ये फूड प्रिपेयर करते हैं आपके और हमारे लिए। दूसरी भाषा में अगर फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में। आपको बताया है ना कि ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हुआ, किचन का हमारे लाइफ में क्या काम है, किचन, हमारे घर में जो किचन है उसका क्या काम है, ऑब्वियसली वो फूड बनाने का प्लेस है, खाना बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो हुआ वो क्या करता है, फूड बनाता है। किस किस चीज में, क्लोरोप्लास्ट हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, पत्तों में प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रीन कलर हम देख रहे हैं हमारे पत्तों में, लीफ में, इसी में हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यही क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड बनाता है। अब हम लोग देखेंगे कि लाइट एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस है इसका एक इक्वेशन है, आपको उस इक्वेशन को देखते हैं। 6CO2 प्लस, पहले तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिल करके ग्लूकोज, इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल करके कैसा कंपाउंड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट लाइक कंपाउंड बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं, वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन होते हैं। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है आपको। अब इसको बैलेंस करते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब देखिए ये किसके प्रेजेंस में आपको करते हैं ये चीज, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। अब देखिए लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे सनलाइट एक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पे, उसने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड ग्लूकोज बनाया, एंड देन फिर वाटर दिया एंड ऑक्सीजन आपको रिलीज किया। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस हुआ, ग्रीन प्लांट्स जब सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये हुआ फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। आपको इसमें आप दो चीज देखिए, ये जो हमारा ग्लूकोज बना यही फूड है जो हम लोग खाते हैं, और ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे जल्दी अगर हमें एनर्जी चाहिए होता है, हम काफी डल फील करते हैं, तो हम लोग किससे एनर्जी लेते हैं, आपको ग्लूकोज से। तो अब आप समझिए कि, और सिर्फ ये ग्लूकोज ही नहीं देता है, ये हमें ऑक्सीजन भी देता है। अब आप बताइए ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। जितना भी वाइटल लाइफ प्रोसेसेस
जितना भी वाइटल प्रोसेसेस हमारा हो रहा वो ऑक्सीजन के वजह से ही हो रहा, क्योंकि अर्थ के इकोलॉजिकल बैलेंस को कौन बैलेंस कर रहा है? आपको ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा है। तो अगर पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शंस क्या है, तो पहला फंक्शन हुआ हमारा फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, और ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपको। और क्या क्या, और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हुआ? ये ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। यही ऑक्सीजन जितने भी वाइटल प्रोसेसेस होते हैं हम और आप ब्रीथ कर रहे हैं, जो भी इकोलॉजिकल सराउंडिंग्स या इकोलॉजी जो हमारा बैलेंस आउट हो रहा है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो बैलेंस आउट हो रहा है, वो इसी ऑक्सीजन के वजह से आपको हो रहा है। आई होप समझ गए हम लोग कि क्लोरोप्लास्ट का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है। अब लास्ट एक चीज हमें पढ़ना है हमारे प्लास्टिड्स में या फिर क्लोरोप्लास्ट में, कि क्लोरोप्लास्ट को भी हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। पिछले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया था कि सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या हुआ? सेमी इंडिपेंडेंट। मैंने जो स्ट्रक्चर आपको क्लोरोप्लास्ट का बनाया था उसमें आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में कुछ राइबोसोम्स होते हैं एंड कुछ सर्कुलर डीएनए भी आपको होते हैं, सर्कुलर डीएनए। अब इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला गया है? ये सेमी इंडिपेंडेंट है। पिछले क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब ये सेमी इंडिपेंडेंट है, ये कुछ हद तक तो इंडिपेंडेंट है अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, लेकिन कुछ हद तक ये आपको सेल के साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर जीन पर डिपेंडेंट है अदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या फिर अदर वाइटल प्रोसेसेस के लिए। अब आप देखिए क्या करता है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ना, उसके पास अपना डीएनए है, अपना डीएनए एंड अपना राइबोसोम्स है, जो इसको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, जो कि एनर्जी भी प्रोवाइड करता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। लेकिन ये फिर भी ये कंप्लीटली सेल पर डिपेंडेंट नहीं रहता, लेकिन ये अदर प्रोसेसेस के लिए ये आपको सेल के साइटोप्लाज्म एंड आपको न्यूक्लियर जीन पे डिपेंडेंट रहता है, अदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसीलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस, मतलब सेमी गवर्नमेंट, सेमी ऑटोनोमस, सेमी इंडिपेंडेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये तीन चीज क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट हुआ हमारा फोटोसिंथेसिस, दूसरा हुआ जो ये ऑक्सीजन बना रहा है, वाटर बना रहा है। ये ऑक्सीजन क्या करता है? पूरे अर्थ के इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करता है। थर्ड हमारा हुआ ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, इसके पास अपना राइबोसोम्स है, अपना प्रोटीन्स है। ये आपको क्या करता है? यही राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। हाँ, एक लाइन मैंने पिछले बार में बताया था, इसके जस्ट पहले जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट में, कि ये फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स भी कैरी करता है, फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स भी कैरी करता है। ये फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स का उदाहरण क्या है? सबसे मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स जो हमारे इस पूरे इकोसिस्टम में पाया जाता है वो है र्यूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? आरयू से हुआ राइब्यूलोज, बिस से हुआ बिसफॉस्फेट, सी से हुआ कार्बोक्सिलेज, ओ से हुआ ऑक्सीजनेज। रिब्यूलोज, यहाँ पे एक चीज मिस किया है, रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज।
रिबोस्को का फुल फॉर्म क्या है? रिबोस्को का राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कहने का मतलब इसके पहले और पांचवें पोजीशन पे फॉस्फेट रहता है। राइबोलोज शुगर जो है उसके पहले और पांचवें पोजीशन पे फॉस्फेट रहता है, इसलिए कहा गया है 1,5 बिसफॉस्फेट। कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ये सिंथेसिस करता है एंड ऑक्सीजनेज ऑक्सीजन कैरी करता है आपको। ये क्या करता है आपको? ये जो रिबोस्को जो हमारा मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स है, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से ही ग्लूकोज या सेल्यूलोज जो भी बनाता है, ये आपको शुगर बनाता है बेसिकली। तो इसका काम यही है। और जो अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको फोटोसिंथेटिक इक्वेशंस बताया था फोटोसिंथेसिस का, उसमें आपको बताया था कि कैसे CO2 से हमें C6H12O6 हमारा ग्लूकोज मिलता है। आई होप इतना समझ गए। ये हुआ हमारे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस। आज प्लास्टिड्स में हमने ये सारे टॉपिक्स को डील किया, जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स को हमने देखा एंड देन क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस को देखा। उसमें उसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्यों कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, एंड देन रिबोस्को जो हमारा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम्स है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, और इसको क्यों फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स हमने कहा है। आई होप हमारा प्लास्टिड्स क्लियर हो गया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।